तो देखिए हम लोग अब बात करते हैं कि जो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है उसको हम लोग किस तरह एक्सप्रेस करेंगे। तो सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्या कि उसके कंपोजिशन पे डिपेंड करता है हर चीज़, यानी कि सॉल्यूशन का जो भी कंपोजिशन होगा वो डिस्क्राइब करता है उसके कंसंट्रेशन पे। लेकिन बाद में क्या हुआ था कि हम सॉलिड के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस किए दो फॉर्म में, क्वालिटेटिवली और दूसरा क्वांटिटेटिवली। तो यहाँ पर देखिए हम लोग जैसा कि लिखते हैं कि सॉलिड को एक्सप्रेस करने के लिए, उसके कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग जो है क्वालिटेटिवली की बात करेंगे और क्वांटिटेटिवली, ठीक है, इसकी बात करेंगे। तो क्वालिटेटिवली जो है हम सॉलिड को जो है वो दो तरह से क्लासिफाई किया जाता है। इसको बोलते हैं क्या, एक डाइल्यूट के फॉर्म में है और दूसरा क्या है यहाँ पर कंसंट्रेटेड के फॉर्म में है। तो डाइल्यूट और कंसंट्रेशन के बारे में आपको 100% पता होना चाहिए, ये बेसिक आप लोग चीज़ सीखते आ रहे हैं। तो डाइल्यूट किसको कहते हैं, तो डाइल्यूट कहते हैं उसको जिसमें वाटर का अमाउंट क्या होता है वो ज़्यादा होता है, यानी कि सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा होगा और सॉल्यूट क्या होगा इसमें कम होगा, ठीक है। अगर कंसंट्रेटेड की बात करते हैं तो कंसंट्रेटेड मतलब क्या होता है, सॉल्यूट इसमें क्या होता है, सॉल्यूट इसमें ज़्यादा होगा और सॉल्वेंट जो होगा जैसे कि वाटर जो है इसमें कम होगा, ठीक है। तो क्वालिटेटिवली जो है हम लोग सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को दो तरह से मेजर करते हैं, एक डाइल्यूट फॉर्म में और एक कंसंट्रेटेड फॉर्म में मेजर करते हैं। तो ये भी पॉइंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब इसके बाद लेकिन आज के डेट में क्या है कि हम लोग क्वालिटेटिवली नहीं देखते हैं। क्यों नहीं देखते हैं, क्योंकि यहाँ जो है देखिए लॉट्स ऑफ कन्फ्यूजन होता है, बहुत तरह का कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो इसलिए हम लोग जो है क्वालिटेटिवली देखना बंद कर दिए हैं। तो अब क्वालिटेटिवली देखना बंद कर दिए तो अब किसके तरह देखेंगे, तो क्वांटिटेटिवली के अनुसार हम लोग देखेंगे। तो क्वांटिटेटिवली जो है वो हम लोग बहुत तरीके से यहाँ पर सॉलिड के ये सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं। जैसे उसमें ही कुछ इंपॉर्टेंट बात है, जैसे मास परसेंटेज क्या होता है, वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, और भी आगे देखेंगे मोलालिटी क्या होता है, मोलारिटी क्या होता है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है। ये सब सारा जो है क्वांटिटेटिवली हम लोग मेजर करते हैं। तो देखिए क्वांटिटेटिवली मेजर करने के लिए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले मास परसेंटेज की बात करेंगे, जिसको हम लोग वेट बाय वेट की बात करते हैं, वेट बाय वेट, ठीक है। अब वेट बाय वेट कैसे निकलेगा, तो ये मास परसेंट निकालने का तरीका क्या है, मास ऑफ कंपोनेंट इन ए सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये जो है हम लोग को क्या है, ये फार्मूला हम लोग को रेडी है, बस में गया। यानी कि हम लोग को मास निकालना है, तो मास परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होता है कि हमको पता होगा मास ऑफ कंपोनेंट, ठीक है। कंपोनेंट का मास हमको पता होना चाहिए और साथ ही साथ क्या पता होना चाहिए, टोटल मास पता होना चाहिए और इनटू 100, ये चीज़ हमको ध्यान देना है। तो अब देखिए जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में आपको यहाँ दिखा दे, अगर 10% ग्लूकोज है वाटर में, 10% ग्लूकोज क्या है इन वाटर, तो इसका मतलब क्या समझेंगे, इसका मतलब ये समझेंगे कि 10% जो है वो मेरा ग्लूकोज है, ग्लूकोज, इसका मतलब कि 10 ग्राम मेरा इसमें क्या है ग्लूकोज है, लेकिन बाकी का 90 ग्राम क्या होगा, बाकी का 90 ग्राम जो है वो वाटर कहलाएगा, पास में आ गया। तो अगर ग्लूकोज का कंसंट्रेशन निकालेंगे तो मास ऑफ कंपोनेंट, तो इसका मास कितना है 10 ग्राम, यानी कि अगर बोला जाए कि मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज निकालिए तो क्या लिखिएगा, इसके लिए मास ऑफ कंपोनेंट होना चाहिए। तो कंपोनेंट क्या अगर ग्लूकोज का निकालेंगे तो 10 ग्राम दे दिए बाई टोटल मास। अब देखिए टोटल सॉल्यूशन कितना होगा, देखिए 90 ग्राम यहाँ और 10 ग्राम यहाँ, तो 90 और 10 कितना हो गया सॉल्यूशन का, ठीक है। तो 100 ग्राम हो गया इंटू 100, कितना हो गया 100 कट गया तो कितना आया 10%। तो 10% क्या हो गया इसका ग्लूकोज का मास परसेंट हो गया। उसी तरह हमसे पूछेगा वाटर का मास परसेंट निकालिए, तो उसको हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, उसका 90% हम लोग आंसर देंगे, बस में गया। तो देखिए हम लोग मास परसेंटेज को कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं,
तो मास परसेंटेज को यूज़ करने का जो जगह है वो क्या है कि ये कंसंट्रेशन जो होता है वो जनरली जो होता है क्या कि ये इंडस्ट्रियल केमिकल एप्लीकेशन में हम इसका ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये भी बात आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसका यूज़ कहाँ करते हैं? इंडस्ट्रियल केमिकल एप्लीकेशन में। अब इंडस्ट्रियल केमिकल एप्लीकेशन में किस तरह का चीज़ में यूज़ करते हैं? तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ब्लीचिंग सॉल्यूशन कंटेनिंग 3.62 मास % ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड इन वाटर। तो ब्लीचिंग सॉल्यूशन में हम इसको यूज़ करते हैं। बात समझ गया? तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। तो वॉल्यूम परसेंटेज को V/V से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ दिख रहा है V/V परसेंटेज। अब इसको निकालने का क्या तरीका है? तो इसको भी निकालने का तरीका वही है कि अगर वॉल्यूम अगर हमको निकालना है तो कोई भी कंपोनेंट का अगर वॉल्यूम निकालना है तो उसका क्या होना चाहिए? उस कंपोनेंट का वॉल्यूम पता होना चाहिए और साथ ही साथ टोटल वॉल्यूम इन सॉल्यूशन और इनटू 100। क्लियर है? तो यहाँ ध्यान दीजिए कि अगर हम लोग को वॉल्यूम परसेंटेज किसी भी कंपोनेंट का निकालना है तो क्या निकालना होगा? वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट पता होना चाहिए, ठीक है, बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये आपको ध्यान में रखना है और इनटू 100। बस में आगे। तो देखिए यहाँ पर हम क्या क्या सीखें? तो यहाँ पर हम लोग सीखने वाले हैं क्या कि हम लोग दो कंपोनेंट्स की बात करें। सबसे पहले वो हो गया एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट होगा, दो ही कंपोनेंट। इसके बाद जो हम लोग टाइप ऑफ सॉल्यूशन देखें, वो सॉल्यूशन का टाइप किस पे डिपेंड करता है? उसके सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। अगर सॉल्वेंट गैस होता है तो गैसेस सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर सॉल्वेंट लिक्विड होता है तो क्या होगा? लिक्विड सॉल्यूशन होगा। अगर सॉल्वेंट सॉलिड होगा तो सॉलिड सॉल्यूशन कहलाएगा। यहाँ पे कुछ उसका एग्जाम्पल भी देख लिए। अब यही सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को हम यहाँ मेजर कर रहे हैं। तो सॉलिड के कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए मेरे पास दो फैक्टर है, क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली मेजर करते हैं। क्वालिटेटिवली जो है हम लोग दो तरह से क्लासीफाई किए, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड, ठीक है। लेकिन ये क्या हुआ कि डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड जो है आज के डेट में बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट किया, इसलिए हम स्विच कर गए किसकी ओर? क्वांटिटेटिवली की ओर स्विच कर गए। तो क्वांटिटेटिवली अब हम लोग कैसे और किस तरह जो हम लोग सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं। तो अभी तक जो है इसमें तो बहुत सारा चीज़ पढ़ना है, लेकिन अभी दो चीज़ देखे हैं खास करके, ठीक है। दो चीज़ क्या देखे हैं हम लोग? देख लिए क्या? एक मास परसेंटेज और दूसरा क्या है? वॉल्यूम परसेंटेज। अगर मास परसेंटेज निकालना है कोई भी कंपोनेंट का तो उस कंपोनेंट का मास हमको पता होना चाहिए और साथ ही साथ मास हो सॉल्यूशन का टोटल मास पता होना चाहिए और इनटू 100 करेंगे। जनरली मास परसेंट का यूज़ कहाँ करते हैं हम लोग? इंडस्ट्रियल केमिकल एप्लीकेशन में, खास करके ब्लीचिंग सॉल्यूशन में यूज़ करते हैं, ठीक है। उसी तरह वॉल्यूम परसेंटेज की बात करते हैं तो वॉल्यूम परसेंटेज जो है वो हम लोग वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो यहाँ सॉल्यूशन है तो क्या होगा? इसका यूनिट लीटर में होगा। तो इस चीज़ को हम आगे देखते हैं। तो देखिए हम लोग अभी तक जस्ट जो है दो चीज़ देखे हैं, ठीक है, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। तो देखिए हम लोग वॉल्यूम परसेंटेज की बात किए लास्ट में, उसके पहले जो है मास परसेंटेज की बात किए। तो यहाँ पर वॉल्यूम परसेंटेज जो है क्या बताता है कि फॉर एग्जांपल 10% इथेनॉल सॉल्यूशन इन वाटर मीन्स 10 ml ऑफ इथेनॉल डिजॉल्व इन वाटर। यानी कि यहाँ पर एग्जांपल बता रहा है कि 10% इथेनॉल, 10% अगर इथेनॉल है किस में डिजॉल्व है? इन वाटर। तो इसका मतलब क्या समझेंगे? तो ठीक उसी तरह हम समझेंगे जैसे हम लोग मास बाय मास में समझे, जिसको हम लोग m/m रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? 10 ml जो है वो इथेनॉल जो है वो कहाँ डिजॉल्व है? इन वाटर है। यानी कि 10 ml इथेनॉल है तो 90 ml कितना हो जाएगा? 90 ml मेरे पास यहाँ पर हो जाएगा वाटर, ठीक है। तो इस तरह हम लोग वॉल्यूम भी यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इस तरह के सॉल्यूशन का, इस तरह का कंसंट्रेशन का सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ करते हैं। तो देखिए ये जो होता है खास करके सॉल्यूशन कंटेनिंग लिक्विड, वैसा सॉल्यूशन जो होता है जो लिक्विड सॉल्यूशन होता है उसमें इसको हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये बात आपको नोट डाउन करना है, ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद खास करके हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं? ये ग्लाइकोल, ये भी एग्जाम्पल आपके लिए यूज है। हम लोग एंटी फ्रीज के लिए यूज़ करते हैं। यानी कि जितने तरह का इंजन होता है आपको पता होना चाहिए
जो भी कार इंजन जो भी होता है उसके चारों तरफ क्या होता है ना कि ये हम लोग वाटर को सर्कुलेट करवा देते हैं, ठीक है। वाटर को सर्कुलेट करने के लिए एक जगह होता है। यहाँ पर क्या होता है, पूरा वाटर जो होता है ये सर्कुलेट करता है और इसमें हम लोग ग्लाइकोल का यूज करते हैं। तो ग्लाइकोल जो है यहाँ पर जो है ग्लाइकोल का यूज हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट को क्या करेगा, वो लोअर करेगा, ठीक है। तो वाटर को फ्रीज करने का जो उसको क्या होगा, लो करेगा। तो इसलिए यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ दिया हुआ है एंटी फ्रीज के लिए हम यूज करते हैं कार्स फॉर कूलिंग द इंजन को कूल करने के लिए, ठीक है। और ये जो होता है एंटी फ्रीज के लिए हम लोग इसमें यूज़ करते हैं। तो ये भी बात आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे थर्ड मूव करते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज जो हो गया, ये क्या है, हम लोग खास करके इसका यूज़ कहाँ करते हैं, तो इसका यूज़ करते हैं हम लोग मेडिसिन में एंड फार्मेसी में, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। तो ये भी बात जो है आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ जो है ये जो होता है क्या कि मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ये दोनों का मिक्सचर होता है, ठीक है। इसके बाद फोर्थ जो है वो पार्ट्स पर मिलियन है। तो देखिए यहाँ पर जो है पार्ट्स पर मिलियन का यूज अब हम लोग करेंगे कि इसका हम लोग क्या देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको इससे एक ना एक क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव के रूप में आएगा ही, ठीक है। तो देखिए पार्ट्स पर मिलियन का यूज जो है हम कहाँ करेंगे, ये जनरली जो है हम इसका यूज़ करेंगे ट्रेस क्वांटिटी, ठीक है। ये ट्रेस क्वांटिटी यहाँ जो लिखा हुआ है, ये ट्रेस का नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि ये जो है बहुत ही कम सॉल्यूट रहेगा, उस केस में हम लोग पार्ट्स पर मिलियन की बात करेंगे। तो पार्ट्स पर मिलियन यहाँ पर खास करके यही बोल रहे हैं बार बार कि पार्ट्स पर मिलियन जो होता है बहुत ट्रेस क्वांटिटी में है। जैसे 1 मिलियन में क्या होगा, उसका एक पार्ट होगा मात्र, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। और ये कंसंट्रेशन का यूज़ करना जो बहुत ही आसान होता है, बहुत कन्वीनियंट होता है, ठीक है, कन्वीनियंट, ठीक है। तो पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूट कंपोनेंट और टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁶। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, 10⁻⁶ के इसको गुना कर रहे हैं, बस मारा है। तो पार्ट्स पर मिलियन को ये फार्मूला आपके सामने रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्लियर हो जाइए फिर से, जब भी पार्ट्स पर मिलियन आपसे पूछेगा तो उसके लिए नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट होना चाहिए, साथ ही साथ टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, जो कि शुरू से ही देखते आ रहे हैं लेकिन खाली थोड़ा सा चेंज है, और इंटू 10⁻⁶ यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए सबसे खास बात इसका और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि इसको जो है हम लोग किस किस चीज़ में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो रिमेनिंग जो पीछे जो 3 चीज़ पढ़ ली है ना, उसमें एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे मास बाय मास में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वॉल्यूम टू वॉल्यूम में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और मास टू वॉल्यूम, ये तीनों चीज़ में ही एक्सप्रेस कर सकते हैं इसको। यानी कि देखिए ppm हम लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्यों, मास बाय मास में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में, और तीसरा मास पर यूनिट वॉल्यूम में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक खास करके बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल दिया हुआ है कि जैसे कि अगर हम 1 लीटर सी वाटर लेते हैं तो उसमें 1 लीटर खास करके 1030 ग्राम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उसमें क्या होता है ना कि 6 × 10⁻³ ग्राम जो होता है, -3 ग्राम जो होता है डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है O2। तो देखिए 1 लीटर की बात कर रहा है, 1 लीटर मतलब कितना, 1030 ग्राम की बात कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। और इसमें कितना ऑक्सीजन रहता है, इसमें ऑक्सीजन जो अब प्रेजेंट है वो है 6 × 10⁻³ ग्राम ऑक्सीजन प्रेजेंट है, बस मारा है। तो अब देखिए 1 लीटर इतना ग्राम में कितना ट्रेस क्वांटिटी, बहुत कम है, ये बहुत कम है ना। तो ये बहुत कम क्वांटिटी इसमें प्रेजेंट है, तो इसीलिए हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, इसको ppm में कन्वर्ट करेंगे। अब इसको ppm में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमको क्या देखना होगा, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट। तो यहाँ पर कंपोनेंट क्या है, ठीक है, यहाँ पे कंपोनेंट क्या है 6 × 10⁻³ ग्राम, और टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। तो टोटल कंपोनेंट्स कितना है, 1 लीटर में कितना 1030 ग्राम की बात करता है, इंटू 10⁻⁶, ध्यान देना बार बार इसको लगाना है। अब देखिए इसको कन्वर्ट करने के ग्राम में जो है इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, ठीक है। क्यों,
क्योंकि हम लोग को बेसिक में पता है हर चीज़ कि जब भी कोई आंसर होता है तो यहाँ पे डेसिमल में यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। तो देखिए ये क्या बन जाएगा, ये जो है इसको हम 6 × 10⁻³ ग्राम बाई 1.030 होगा, और ये जो 1000 होगा ये ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻³ × 10⁻6 हो जाएगा। अब देखिए हम लोग को पता है कि बेस अगर सेम होता है तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे तीनों 10 का बेस सेम है तो पावर 6 - 3 3 3 - 3 0 हो जाएगा, यानी कि लिख सकते हैं 6/1.030 इस तरह लिख सकते हैं। और इसको जो है हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो इसको सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा 5.8 ppm आ जाएगा, ठीक है, ये ध्यान देना है। तो देखिए हम इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग 5.8 ppm में लिख सकते हैं, और इसको हम लोग 5.8 ग्राम पर 10⁻6 भी लिख सकते हैं। बस समझ गए। तो ये चीज़ आपको ppm में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखना है, ये जो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब बात आता है इसका कि आखिर हम इसको यूज़ करते हैं ट्रेस क्वांटिटी में। एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिया हुआ है, क्या खास करके डेली एप्लीकेशन में हम इसको यूज़ करते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स इन वाटर और एटमॉस्फेयर इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ppm, ठीक है। तो ये भी बात एक एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं। तो मोल फ्रैक्शन में वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी और मोलारिटी, ये तीन चीज़ में आपको एक न्यूमेरिकल देता है। तो देखिए मोल फ्रैक्शन का यूज कहाँ करेंगे, सबसे पहले इसका देखिए, इसका एक सिंबल दिया है, x से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। दूसरा क्या है कि मोल फ्रैक्शन को निकालने का क्या फार्मूला है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, ये निकालने का क्या है फार्मूला है। तो हम इसको अच्छे से यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए क्या क्या चीज़ सीखना है, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन को हमको निकालना है तो सबसे पहले सीखना है कि इसको हम लोग x से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी कंपोनेंट a और b मेरे सॉल्यूशन में है तो अगर मोल फ्रैक्शन a का निकालना है तो इस a का मोल हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो इस a का ही मोल हमको पता होना चाहिए, और साथ ही साथ मोल ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल ऑफ सॉल्यूशन में क्या दो चीज़ है ना, a और b है, तो मोल ऑफ a और प्लस मोल ऑफ b हमको पता होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ से ध्यान दीजिए कि मोल निकालने के लिए आपको भी पता होना चाहिए। अगर हम मोल ऑफ ए निकालना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ ए बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए। अगर मोल ऑफ बी निकालना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, वेट ऑफ बी बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी, ये ध्यान देना है, ठीक है। तो इस तरह जो है मोल फ्रैक्शन को हम लोग निकालेंगे। बात समझ आ गया। तो अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या कि अगर इसमें सबसे खास बात यह है कि अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकाल दिए और अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालने बोलेगा तो हम लोग को पता है कि इसमें 1 - x a कर देंगे, ठीक है। यानी कि x a मोल फ्रैक्शन ऑफ a प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ b दोनों का सम क्या होता है, हमेशा 1 होता है। ये भी चीज़ जो है आपको नोट डाउन कर लेना है। बस हमारा है। तो ये चीज़ जो है यहाँ पर दिया हुआ है, इट कैन बी शोन दैट, कैलकुलेशन पर्पज से क्या शो करने के बाद इस सारा का मोल फ्रैक्शन जितना भी कंपोनेंट होता है उसका क्या होगा, ऐड करने के बाद यहाँ 1 आएगा, ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन का यूज जो है हम कहाँ करेंगे, क्योंकि हर कंपोनेंट का अपना अपना यूज आ रहा है, तो इसका देखिए यूज कहाँ करेंगे। तो मोल फ्रैक्शन यूनिट्स इज वेरी यूजफुल इन रिलेटिंग सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, यानी कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी सॉल्यूशन का होता है उसको हम लोग रिलेट करने का यहाँ पर यूज़ करेंगे। जैसे वेपर प्रेशर को यूज़ करेंगे, रिलेट करने का काम करेंगे, ठीक है। और इसमें ये खास करके यूज़फुल कहाँ पर है, कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग गैसियस मिक्सचर, यानी कि ये भी बात जो है आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए इस पेज में हम लोग क्या क्या सीखें, तो इस पेज में हम लोग सीख लिए सबसे पहले क्या कि हम लोग कंसंट्रेशन पढ़ रहे हैं निकालने का, एक वेट बाय वेट देखें, एक हम लोग देखें वॉल्यूम बाय वॉल्यूम देखें, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या कि मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इसका खास करके यूज़ करते हैं हम कहाँ, इसका यूज़ करते हैं हम लोग फार्मेसी और मेडिसिन में, ठीक है। और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का यूज़ कहाँ करने के लिए सीखें, ये यूज़ करते हैं कहाँ पर, लिक्विड सॉल्यूशन में, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल दिया हुआ है जो हम लोग को पता होना चाहिए। एंटी फ्रीज के लिए यूज़ करते हैं कार इंजन को
फ्रीजिंग पॉइंट को लोअर करता है, ठीक है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे, आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। और दूसरा पार्ट्स पर मिलियन के बारे में जानते हैं। तो पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, तो पार्ट्स पर मिलियन जो होता है वो ट्रेस क्वांटिटी के लिए यूज़ करते हैं। और सबसे खास बात क्या है कि पार्ट्स पर मिलियन को मास टू मास में भी कन्वर्ट करते हैं और वॉल्यूम टू वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हैं और मास टू वॉल्यूम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको न्यूमेरिकल निकालने के लिए क्या किए कि जो भी क्वांटिटी दिया हुआ है वो क्वांटिटी को तो लिखेंगे ही, साथ ही साथ उसको मल्टीप्लाई डिवाइड किए तो 1000 से, ये आपको ध्यान में रखना है। मोल फ्रैक्शन को निकालने के लिए हम क्या सीखेंगे, मोल फ्रैक्शन अगर निकालना है कोई कंपोनेंट का तो उसका मोल हमको पता होना चाहिए और साथ ही साथ टोटल मोल ऑफ सोल्यूशन भी पता होना चाहिए। और मोल निकालने के लिए मेरा वैल्यू क्या है, वेट ऑफ ए बाय मोलिकुलर वेट ऑफ ए। और दूसरा बात कि जितना भी कंपोनेंट होता है उसका मोल फ्रैक्शन निकालना है तो हर का सम क्या होता है, 1 हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन का भी खास करके यूज़ करते हैं कहाँ पर, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, खास करके गैसेस मिक्सचर में, ठीक है, इसका सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो आइए इसके बाद जो होता है नेक्स्ट जो है क्या कहता है। तो देखिए हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल 2.1 क्या कह रहा है, ठीक है। तो एग्जाम्पल 2.1 में कह रहा है मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए इथिलीन ग्लाइकोल का, ठीक है। तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हम आपको क्या क्या बताएं। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए सबसे पहले इसका रिप्रेजेंटेशन किसी से करते हैं, एक्स से करते हैं। दूसरा बात, अगर कोई सॉल्यूशन है ए और बी, उसमें 2 कंपोनेंट है क्योंकि बाइनरी सॉल्यूशन की बात करते हैं, अगर मोल फ्रैक्शन ए का निकालना है तो मोल हमको पता होना चाहिए ए का, साथ ही साथ मोल हमको पता होना चाहिए पूरे सॉल्यूशन का, यानी कि मोल ऑफ ए और मोल ऑफ बी दोनों पता होना चाहिए। तीसरा बात आपको ये बताएं कि जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं सॉल्यूशन में उस सारा का मोल फ्रैक्शन का सम क्या होगा, वो सारा का मोल फ्रैक्शन का सम 1 होगा। अगर एक मोल फ्रैक्शन हमको पता है तो दूसरा मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमको 1 माइनस जो पता है उसका मोल फ्रैक्शन से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए बात करते हैं मोल फ्रैक्शन निकालना है इथिलीन ग्लाइकोल का, जिसको C2H6O2 कहा जा रहा है और उसमें 20% C2H6O2 बाई मास है। तो देखिए मास बाई मास में हम आपको बता चुके थे ऑलरेडी पहले कि 20% अगर C2H6O2 है तो इसे हम क्या समझेंगे कि 20 ग्राम मेरा है क्या, सॉल्यूट है जो कि C2H6O2 है 20 ग्राम, और रिमेनिंग जो 80 ग्राम हो गया वो क्या है यहाँ पर, वाटर, क्योंकि मिक्स किया गया तो 80 ग्राम यहाँ पर क्या हो गया, वाटर हो जाएगा। अब हमको निकालना है मोल फ्रैक्शन किसका, तो मोल फ्रैक्शन निकालना है C2H6O2 का निकालना है, यहाँ बता दिया है इथिलीन ग्लाइकोल का निकालना है, ठीक है, इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 20%। तो इसका मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए मोल पता होना चाहिए किसका, मोल ऑफ C2H6O2 का पता होना चाहिए और साथ ही साथ मोल फ्रैक्शन मोल किसका पता होना चाहिए, C2H6O2 और एक और कंपोनेंट क्या है, NB, यानी कि दूसरा क्या है, वाटर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात आपको और बता दिए थे कि हम लोगों को अगर मोल निकालना है कोई भी कंपोनेंट का तो वेट पता होना चाहिए बाय मॉलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए ए का, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो देखिए हमको ये चीज़ नहीं पता है, क्या नहीं पता है, ये नहीं पता है, ठीक है, और ये नहीं पता है। अगर ये सब पता चला जाएगा तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं मोल ऑफ C2H6O2, तो इसका वेट पता होना चाहिए। तो वेट कितना है, 20 बाई मॉलिक्यूलर वेट, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालिए तो कितना आएगा, देखिए 2 कार्बन है प्लस 6 हाइड्रोजन है और 2 ठो ऑक्सीजन है। तो कार्बन का हमको पता है ना, कार्बन का कितना होता है मॉलिक्यूलर वेट, तो इसका हो गया कार्बन का एटॉमिक वेट क्या हो गया, ये 12 हो गया, प्लस 6 हो गया, हाइड्रोजन का 1 होता है और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का क्या एटॉमिक वेट होता है, तो O2 है, तो ऑक्सीजन एक एटम का वेट होता है 16, तो 2 × 32, 2 × कितना हो गया, 2 × 16 हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर जो है टोटल ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 62 आ जाएगा, तो 62 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा मोल, ये आ गया मेरा यहाँ पर 0.322 मोल, इतना आ गया। अब हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है तो इसमें एक चीज़ पता होगा ये, और दूसरा हमको H2O के बारे में पता होना चाहिए, मोल ऑफ H2O। तो वाटर का वेट कितना है यहाँ पर 80 ग्राम, और वाटर के बारे में पता है इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, तो इसका 2 हाइड्रोजन है तो 2 + 16 2 18 हो जाता है। तो इसको इतना करेंगे तो क्या होगा, 4.444 मोल आ जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। तो वैल्यू पुट करने के लिए हम क्या कर दें कि मोल फ्रैक्शन
C2H6O2 निकालना है तो इसके लिए क्या होना चाहिए, मोल ऑफ इतना। तो मोल यहाँ पुट कर दिए तो मोल कितना है 0.322 बाई यहाँ हो जाएगा 0.322 प्लस 4.444। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये डिवाइड करने के बाद ये आ जाएगा कितना 0.068। ये क्या आ गया, मेरा मोल फ्रैक्शन आ गया। अगर इसी में बोलता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालिए तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालने में पता है ना कि 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, किससे, मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6O2 से। तो 1 माइनस 0.068 ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है 0.932। तो इस तरह जो है मोल फ्रैक्शन आपको निकालने आना होना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट कंसंट्रेशन की बात करेंगे, मोलारिटी। तो मोलारिटी क्या होता है, तो हम स्टार्टिंग में बताएं मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी और मोलारिटी, ये तीन में से एक आपको आएगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं मोलारिटी क्या होता है। तो देखिए नेक्स्ट जो है मोलारिटी। तो मोलारिटी के बारे में हम लोग को यहाँ पे सीखना है। तो मोलारिटी के क्या क्या बारे में जैसे सीखना है कि मोलारिटी को किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, वो मोलारिटी क्या होता है, दो तीसरी बात कि मोलारिटी का यूज जो है हम कहाँ करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ ध्यान देना है। तो देखिए मोलारिटी क्या होता है, सबसे पहले इसका रिप्रेजेंटेशन कैपिटल M से होता है। दूसरा कि ये डिफाइन होता है मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि जो सॉल्यूट जो होता है उसका मोल 1 लीटर सॉल्यूशन में डिजॉल्व होता है, उसकी बात करता है। खास करके अगर बोला जाए 0.25 मोल पर लीटर, यानी कि अगर 0.25 मोल पर लीटर है, क्या प्रेजेंट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो होता है 0.25 मोल जो है वो किस में प्रेजेंट है, एक क्या है 1 लीटर सोडियम हाइड्रोक्साइड में प्रेजेंट है। इसका मतलब ये होता है 0.25 मोल सोडियम हैज बीन डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ, यानी कि 1 लीटर ऑफ सोडियम डिजॉल्व है, ठीक है। ये ध्यान देना है आपको। तो देखिए इसका भी यूज जो है हम लोग यहाँ करेंगे, ठीक है। तो मोलारिटी निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, मोलारिटी निकालने के लिए हमको चाहिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, जो सॉल्यूट होगा, और साथ ही साथ उसका क्या चाहिए, मोल्स ऑफ मतलब कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये हमको चाहिए। तो देखिए इसको निकालने के लिए हम लोग को एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, एग्जाम्पल 2.2 क्या कहता है, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम NaOH। अब देखिए यहाँ पर इसका यूनिट जो है चेंज हो गया है, ठीक है। तो 5 ग्राम NaOH का मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब क्या है कि 5 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है NaOH कितना में, ये 450 मिलीलीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो इसका मोलारिटी निकालने के लिए तो सबसे पहले इसका रिप्रेजेंटेशन कैपिटल M से, मोल ऑफ सॉल्यूट। तो मोल निकालने के लिए वो पता है ना, लास्ट वीडियो में भी पता है कि मोल निकालने के लिए हम पहले ही बता चुके हैं कि वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट हमको पता होना चाहिए। तो मोलारिटी निकालना है तो हमको क्या चाहिए, किसका मोलारिटी निकालना है, कोई भी सॉल्यूट का, यानी कि NaOH का निकालना है। तो मोलारिटी NaOH का निकालना है तो क्या पता होना चाहिए, मोल ऑफ NaOH बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, किस में होना चाहिए, इन लीटर में होना चाहिए, ठीक है। तो मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड निकालना है तो हम वेट चाहिए, तो वेट कितना है 5 ग्राम बाई मॉलिक्यूलर वेट इसका निकालिए। तो ये NaOH है तो Na, ठीक है, प्लस एक सोडियम है और इसके बाद एक ऑक्सीजन है और क्या है, एक हाइड्रोजन है। तो सोडियम का 23 होता है तो 1 × 23 प्लस 1 × ऑक्सीजन कितना होता है 16 होता है, और 1 × 1 तो 23 प्लस 16 प्लस 1, ये सब ऐड करके इसका वैल्यू आ जाएगा, ये हो जाएगा टोटल 16 1 17 और 3 20 20 और 40 हो गया, ठीक है, डिवाइड 40, यानी ये क्या हो गया 1/8। तो इसको लिख सकते हैं 0.125 इतना मोल है। अब यहाँ पे मोलारिटी की जगह पे मोलारिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो इसका मोल कितना निकल गया 0.125 बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो सॉल्यूशन कितना है 450 को लीटर में चेंज करना है तो क्या करेंगे, डिवाइडेड 1000 कर देंगे। तो क्या करेंगे 0.125 इंटू 1/3 हमको पता है ऊपर आ जाता है बाई 450। तो देखिए ये जो है 1/3 अगर यहाँ दे दिए तो ये 1/3 में कट गया, तो 125 को 450 से हम डिवाइड कर देंगे
तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 0.278 और इसको क्या लिख देंगे, इसका यूनिट क्या आएगा, मोलारिटी, मतलब ये क्या ऊपर मोल है, ये क्या है इसका मोल है, ठीक है, और ये लीटर है, तो क्या लिख सकते हैं मोल पर लीटर। ये मेरा हो गया मोलारिटी का आंसर, ठीक है। तो इस तरह जो हम लोग कंसंट्रेशन जो है निकालते हैं, हर चीज़ का निकालेंगे इसमें। तो मोलारिटी इसी तरह हम लोग देख लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है हम लोग के पास लास्ट जो इसका कंसंट्रेशन निकालने का तरीका बच गया है वो मोलालिटी है, ठीक है, उसको हम लोग देखते हैं। देखिए अब मोलारिटी की बात करते हैं। तो मोलारिटी जो होता है उसको हम लोग, मोलालिटी जो होता है उसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको पहले पता होना चाहिए, ठीक है। और इसको डिफाइन करने के लिए मेरे पास देखिए ये फॉर्मूला दिया है कि मोलारिटी जब भी होगा वो क्या होगा, मोल ऑफ सॉल्यूट होगा और डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये होना चाहिए पता आपको। यानी कि मोलारिटी निकालना है, मोलालिटी निकालना है तो ये मोलारिटी के ही जैसा है, खाली क्या अंतर है, ये तो ऊपर होना चाहिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट होना ही चाहिए, ठीक है, और नीचे क्या होगा, ये होगा मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मास ऑफ सॉल्वेंट कहाँ होगा, इन केजी में होगा, ये ध्यान में रखना। वहाँ क्या था, मास ऑफ सॉल्यूट इन वॉल्यूम में होता था, ठीक है, ये ध्यान देना। और मोल तो निकालने आता है, मोल निकालने के लिए 12 बता रहे हैं कि मोल निकालना है तो वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट हमको पता होना चाहिए। तो देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू जो यहाँ पर आपको हम समझाते हैं। देखिए कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड, ठीक है। तो 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड है, तो इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH होता है, ठीक है। इसमें 2.5 अगर इसका हम निकालें मोलालिटी तो m से रिप्रेजेंट, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे और उसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से, ठीक है। तो मोल ऑफ सॉल्यूट, तो मोल कितना है, तो मोल ऑफ हमको क्या निकालना, मोल ऑफ CH3COOH निकालना है बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो सॉल्वेंट कितना है, 75 ग्राम है, ठीक है। तो 75 ग्राम को केजी में चेंज करने के लिए हमको पता है ना, डिवाइड बाई कितना करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो केजी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ऊपर क्या है, मोल हो गया। तो इसका यूनिट क्या लिख सकते हैं, इसका यूनिट जो है मोल पर केजी लिख सकते हैं ना, तो आगे हम इसका यूज करेंगे। तो देखिए मोल निकालेंगे तो मोल ऑफ CH3COOH, तो वेट हमको चाहिए, तो वेट कितना दिया हुआ है, तो वेट 2.5 ग्राम है बाई मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे। तो यहाँ पे कार्बन कितना है, यहाँ पे कार्बन का जो अमाउंट है वो कितना है, 2 कार्बन है। देखिए यहाँ पर 2 कार्बन है, 12 × 2 ये कितना है 60 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2.5/60, ये हो जाएगा 0.0417 मोल हो जाएगा। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, हम इसी को रख देंगे इसमें मोलालिटी निकालने में, ठीक है। तो m क्या होगा, मोल निकालेंगे तो मोल कितना होगा 0.0417 बाई 75/1000, यही ना है। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे 0.0417 इंटू 1000 ऊपर कर देंगे और बाई क्या कर देंगे 75 कर देंगे। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 0.556 और यूनिट बता दिए हैं, यूनिट क्या होगा मोल पर केजी, मोल पर केजी, इसका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। तो मोलालिटी भी निकालने का वही तरीका होता है, बात समझ गया। अब देखिए इसके बाद ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देना है कि सबसे पहला कि ये बात जो है आपको इसमें बहुत सारा चीज़ सीखना है, खास करके 2 बात तो ज़रूर ही सीखना है, ठीक है। क्या क्या सीखना है कि हर एक मेथड्स का अपना कंसंट्रेशन का अपना मेरिट्स और डिमेरिट्स होता है, ठीक है। तो देखिए जो मास परसेंटेज, ppm, मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी जो होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है, ठीक है। दूसरा बात कि मोलारिटी जो होता है वो क्या होता है, वो टेम्परेचर के पे डिपेंडेंट होता है, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है। मोलारिटी ही टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए मोलारिटी के बारे में भी जस्ट हम पढ़े थे। मोलारिटी जो होता है क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पढ़े थे ना, बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। अब देखिए ये वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है, तो वॉल्यूम जो है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतना मेरा वॉल्यूम यानी उतना कंसंट्रेशन मेरा बढ़ेगा। जैसे कि अगर मान लें चीनी को पानी में डालते हैं
तो चीनी को पानी में डाल के उसको घोलते हैं तो क्या होता है कि अगर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाइएगा तो चीनी का जो सॉल्युबिलिटी होता है, घुलने का जो क्षमता होता है वो बढ़ते जाता है। यानी कि इससे क्या पता चल रहा है कि टेम्परेचर को हम इंक्रीज़ कर रहे हैं तो वॉल्यूम जो सॉल्यूट का होता है वो क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा ना। ठीक है, तो यही वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रहा है तो किस पे डिपेंड कर रहा है, मोलारिटी पे। ठीक है, मोलारिटी पे। तो ये मोलारिटी जो होता है वो क्या होता है, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए इन टेक्स्ट क्वेश्चन का जो पार्ट दिया हुआ है इसको हम आगे सॉल्व करते हैं।